Hello dear students. So beta we are discussing about chapter number 3 history. तो कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना? चैप्टर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो बड़ी अजीबोगरीब सी बातें बेटा आप पढ़ रहे हो इसमें कि किस तरह लोगों को टॉर्चर किया, कैसे लोगों को मारा गया, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी। बड़ी अजीबोगरीब सी आइडियोलॉजी लेके वो आए और उन्होंने कुछ लोगों को मारना शुरू कर दिया जिनका कोई कसूर भी नहीं था, जिनका किसी तरह से कोई लिंक ही नहीं था, ना वो पॉलिटिकल लोग थे। ओके, सो नाउ कम टू पेज नंबर 62। तो लास्ट हमने जो किया था पेज नंबर 62 तक हो गया था। ठीक है, जब उन्होंने रेशियल स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया, उन्होंने किस तरह से डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल क्रिएट किए। ठीक है, तो वो सारी बातें हो गई थी। सो 3.2 द रेशियल यूटोपिया, यानी कि उनका जो एक विज़न बना, ये किस तरह का एक रेशियल स्टेट चाहते थे। सिंपली उन्होंने क्या बोला, नॉर्डिक जर्मन आर्यन ही रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। ठीक है, सो अंडर द शैडो ऑफ वॉर, अंडर द शैडो ऑफ वॉर का मीनिंग क्या हो गया? अब जैसे आपको पता है 1939 से जैसे जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है, तो इधर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इधर जर्मनी लड़ाइयाँ भी लड़ रहा है, प्लस में अपने अंदर ये ज्यूज को मारने वाली एक्टिविटी भी कर रहा था। द नाजी प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल। तो लड़ाई भी चल रही है, इधर से जर्मनी अपना जो एक मर्डर से क्रिमिनल थिंकिंग था वो भी अप्लाई कर रहा था, लोगों को मारने पे लगा हुआ था। जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब होता है कम्युनिटी की पूरी कम्युनिटी मार देना, यानी बड़े लेवल पे लोगों की किलिंग्स करना। जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड ऑफ सेम कॉइन, यानी एक तरफ लोग युद्ध में मर रहे थे, लड़ाई में, एक तरफ लोग वैसे मतलब प्योरिटी के नाम पे मर रहे थे। ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप। अब जो पोलैंड उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, कब्जा किया था, उसको भी बांट दिया उन्होंने। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज अनेक्स टू जर्मनी। तो आपको मैंने बताया था कि जो जर्मनी था वो कौन सी साइड, यूरोप में जर्मनी, और फिर यहाँ पर आगे क्या था, पोलैंड, ये है जर्मनी, और बाद में तो इसमें नीचे ऑस्ट्रिया भी ऐड हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया था, वो भी ऐड हो गया था। तो चेकोस्लोवाकिया भी, ऑस्ट्रिया भी, ये भी ऐड हो गए थे। पोलैंड पे उसने अटैक कर रखा था। ठीक है, तो पोलैंड का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वो जर्मनी में जोड़ दिया उन्होंने। सो मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज अनेक्स टू जर्मनी। पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स। पोल्स का मतलब क्या हो गया, पोलिश लोग, पोलैंड के लोग, उनको ज़बरदस्ती घर छोड़ने पे मजबूर किया। एंड प्रॉपर्टीज़ बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन्स, ताकि उनको क्या कि जो पोलिश लोग थे उनकी प्रॉपर्टीज़, ज़मीनें, घर जो थे उनसे ले लिया, उनको बाहर निकाल दिया। ठीक है, दूर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया, और वो ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़ किसको दे दी गई, जर्मन्स को दे दी गई। ओके, बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप, जो कि अलग अलग, जैसे हिटलर क्या कर रहा था कि जहाँ जहाँ भी जर्मन्स थे या तो उनको जर्मनी में ला रहा था या उन एरियाज़ को ही कैप्चर कर रहा था। जैसे यहाँ चेकोस्लोवाकिया को उसने कब्जे में ले लिया था, क्या, क्योंकि सुडेटेनलैंड में इस एरिया में जर्मन ज़्यादा थे। ठीक है, पोलैंड पे भी कब्जा कर लिया, तो अदर कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ जर्मन थे उनको बुला बुला के कब्जे वाली ज़मीनों पर वो बसा रहे थे उनको। Poles were then herded like cattle in other part called the general government। अब क्या हुआ कि जो पोल्स थे उनको जानवरों की तरह ऐसे झुंड के झुंड हाँक कर ले जाए जाते थे। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर। ठीक है, और एक जनरल गवर्नमेंट एक एरिया था, वहाँ पर ले जाया गया जहाँ पे सभी अनडिजायरेबल लोगों को ले जाया गया था। Member of Polish intelligentsia were murdered in large number in order to keep the entire people intellectually and spiritually servile। तो पोलैंड में, यानी पोलिश इंटेलेक्चुअल पीपल, ठीक है, सो पोलिश मेंबर ऑफ पोलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर इन लार्ज नंबर। बड़े लेवल पे जो पोलैंड के पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, उनको मारा गया।
ठीक है, किस लिए? ताकि पोलैंड के अंदर ना तो पढ़े लिखे लोग रहेंगे, इंटेलिजेंट लोग रहेंगे, ना ही वो अपने लोगों में कोई अवेयरनेस कर पाएंगे। Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race expert। उन्होंने क्या कर रखे थे? कुछ ऑफिशियल्स थे जो क्या थे? रेस एक्सपर्ट, यानी कि नस्ल पहचानने वाले। तो पोलैंड में जो बच्चे थे छोटे छोटे, जो बच्चे जर्मन्स की तरह बिल्कुल ऐसे सुंदर थे, ब्लू आइड एंड ब्लॉन्ड, यानी कि साफ़ सुथरे सुनहरे बालों वाले, नीली आँखों वाले जो बच्चे थे, ठीक है, तो उनको उनकी मदर से ज़बरदस्ती छीन लिया जाता था और फिर वो जो रेस एक्सपर्ट्स थे उनके पास ले जाया जाता, वो उनको अच्छे से जांच करते, उनको लगता कि हाँ ये जर्मन्स के साथ मेल खा जाएगा, तो उन बच्चों को जर्मन पेरेंट्स को गोद दे दिया जाता था और उनकी जो मदर्स थी या बाकी जो बच्चे जो जर्मन्स की तरह मेल नहीं खाते थे उनको मार दिया जाता। So if they passed the race test, they were raised in German families, and if not, they were deposited in orphanage where most perished। तो या तो वो बच्चे अगर जर्मन्स में मेल खाने वाले हैं तो ठीक है, जर्मन फैमिली को दे दिया, वहाँ पे पलते थे, अदरवाइज अनाथालय में भेज दिए जाते। With some of the largest ghettos and gas chamber, the general government also served as the killing field for the Jews। तो वो जो एरिया था जनरल गवर्नमेंट वाला, तो वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे लोगों को इकट्ठा किया गया, बहुत लोग वहाँ पे जो स्पेशली सब अनडिज़ायरेबल ही थे, ठीक है, तो ज्यूज़ वहाँ पे सबसे ज़्यादा थे। तो बेटा नेक्स्ट पेज पे आओ 64। अब यहाँ आपको क्या है, कुछ पिक्चर्स गिवन है, उन पिक्चर्स की डिटेल गिवन है, ठीक है। आप पिक्चर देखो, बड़ी दर्दनाक सी पिक्चर्स हैं बेटा ये। तो इसमें क्या है, स्टेप टू डेथ, यानी ज्यूज़ को या अनडिज़ायरेबल लोगों को किस तरह से स्टेप्स लिए गए फाइनल स्टेज तक। फर्स्ट स्टेज एक्सक्लूजन, तो क्या है कि उसने स्टेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज जो कि किस पीरियड से 1933 से 1939 तक चली, ये पीरियड कौन सा था? एक्सक्लूजन, ठीक है। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? निकाल लेना, ठीक है। तो चुन चुन के जो अनडिज़ायरेबल लोग थे उनको निकाल लिया गया। तो पढ़ो आप इसकी कंडीशंस। स्टेज 1 एक्सक्लूजन 1933 टू 1939, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स, यानी आपको हमारे बीच एक नागरिक के तौर पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। यानी ज्यूज़ एंड ऑल अदर अनडिज़ायरेबल्स वर केप्ट अवे फ्रॉम द मेन जर्मन सिटीज़न, उनको जर्मन मेन सिटीजन्स के एरिया से हटाकर अलग रखना शुरू कर दिया गया था, यानी उनके जो अधिकार थे वो ख़त्म कर दिए गए। तो क्या क्या किया गया था वो आप देखो। द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935 में एक एक्ट पास किया गया। उस एक्ट में क्या प्रोविज़न किए गए? फर्स्ट, only persons of German or related blood would henceforth be German citizen enjoying the protection of German Empire। यानी कि या तो जर्मन व्यक्ति या जर्मन ब्लड, ये जो किसी रूप से जर्मन से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को ही जर्मन एम्पायर के अंदर रहने दिया जाएगा या उसको जर्मन एम्पायर की प्रोटेक्शन मिलेगी। मैरिजेस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन वर फॉरबिडन। 1935 में ज्यूज़ एंड जर्मन्स के बीच में मैरिजेस जो थी वो मना कर दी गई, यानी कि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि किसी भी जर्मन एंड ज्यूज़ के बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन ज्यूज़ एंड जर्मन बिकेम ए क्राइम। अगर किसी ज्यूज़ एंड जर्मन के बीच में कोई लव अफेयर है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो क्राइम मान लिया गया, ठीक है। अगर कोई पकड़ा जाता तो उसे एक क्रिमिनल की तरह सज़ा होती थी। ज्यूज़ वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। ज्यूज़ को राष्ट्रीय झंडा फहराने की इजाज़त नहीं थी, उनसे राष्ट्रीय झंडा फहराने के इजाज़त वो वापस ले ली गई। अदर लीगल मेजर्स इंक्लूड बायकॉट ऑफ ज्यूश बिजनेस, ठीक है, यानी कि ज्यूश बिजनेस की बायकॉट कर दिया। जो ज्यूश लोग थे, यहूदी लोग थे, उनके जो बिज़नेस थे, उनके जो काम धंधे थे, उनको बायकॉट कर दिया गया था, ठीक है। कोई उनसे सामान नहीं लेगा, कोई किसी तरह की फैक्ट्री नहीं खोल सकता, तो उनकी जो सोर्सेज थे वो ख़त्म कर दिए गए।
एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज में जितने ज्यूज थे, यहूदी थे, उनको गवर्नमेंट सर्विसेज से निकाल दिया गया। फॉर सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, या तो उनको मजबूर किया गया अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए या फिर ज़बरदस्ती कब्जे कर लिए गए। बिसाइड ज्यूश प्रॉपर्टी वर वेंडलाइज्ड एंड लूटेड, हाउसेज अटैक्ड, तो ज्यूश प्रॉपर्टी को या तो लूट लिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया, उनके घरों पर हमले हुए। सिनेगोग बर्न, सिनेगोग होते हैं जहाँ पे ज्यूश पूजा करते हैं। Synagogues burned and men arrested in a pogrom in November 1938, remembered as the night of broken glass। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रोविज़न थे जो 1935 में हुए। एक बड़ा ही प्रोपोगेंडा चला ज्यूस के अगेंस्ट, जिससे जर्मन के जो लोग थे उनके मन में ऐसी फीलिंग भर दी गई कि ये ज्यूस हमारे दुश्मन हैं, जो कि बहुत लंबे पीरियड से उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, एक नया फीलिंग क्रिएट हो गया, विद दीज आर नॉट आवर सोसाइटी मेंबर, ये हमारे दुश्मन है, इनको निकालना है। उनके बिजनेस के बायकॉट हो गए, उनके साथ कोई किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं रहा, तो कंप्लीट क्या हो गया, ज्यूश का बायकॉट कर दिया, उनको सोसाइटी से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या था, ये था फर्स्ट स्टेप जो कि 1939 तक चला, एक्सक्लूजन, यानी कि ज्यूश लोगों के राइट्स ख़त्म कर दिए, उनके सोसाइटल रिलेशनशिप जो थी वो ख़त्म हो गई, उनकी प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई। फिर आती है सेकंड स्टेज। ठीक है, तो सेकंड स्टेज क्या है, घेटोइजेशन। ठीक है, तो घेटोइजेशन इसका जो पीरियड है 1940 से 1944 तक चला। पहली स्टेज में तो उनके लीगल राइट्स ख़त्म कर दिए थे, यानी कानूनी रूप से उनकी जो वैल्यूज़ थी वो ख़त्म कर दी गई, गवर्नमेंट सर्विसेज से उनको ख़त्म कर दिया, उनको धक्के से प्रॉपर्टी बेचने पे मजबूर किया जाता था। यानी अब तक तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसे ज़बरदस्ती वाला सिस्टम नहीं किया था, हालांकि उनकी सारी सर्विसेज ख़त्म हो गई, उनके सारे राइट्स ख़त्म हो गए थे। अब 1940 के बाद सेकेंड स्टेज, जब उनके ऊपर जो टॉर्चर था वो अब बढ़ा, तो अब क्या किया, अब तो बाकायदा उनको पकड़ पकड़ के इलाकों से निकाल के सेपरेट एरियाज़ बनाए गए थे। दोज एरियाज़ वर कॉल्ड एज घेटो, तो उन घेटो में उनको भेजा गया था। सो यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। ठीक है, पहले तो उनकी सिर्फ क्या थी, सिटीजनशिप ख़त्म किया था, भाई तुम जर्मन्स की तरह सिटीज़न नहीं हो। अब क्या, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, तुम्हें हमारे बीच रहने का ये अधिकार नहीं है। तो अब क्या हुआ, जितने जो अनडिज़ायरेबल थे ज्यूस थे, उनको सोसाइटी से हटा के नई जगहों पे घेटोज में भेज दिया। ठीक है, सो फ्रॉम September 1941, all Jews had to wear a yellow star of David on their breast. This identity mark was stamped on their passport, all legal document and houses. ठीक है, तो क्या हुआ, एक येलो स्टार सिंबलाइज कर दिया ज्यूस को, उनके पासपोर्ट पे, उनके घरों पे, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स पे, उनकी ड्रेसेस पे वो येलो स्टार लग गया। They were kept in Jewish houses in Germany and in ghetto like Lodz and Warsaw in the east। ठीक है, तो उनको क्या किया, उनको घेटोज में भेज दिया गया जो कि अलग अलग जगहों पे बने हुए थे। These became sites of extreme misery and poverty। अब आप सोच के देखो, हम एक एरिया से एक पर्टिकुलर लोगों को निकाल के और अलग जगह पे भेज रहे हैं। ठीक है, वो बंदे बाकी सिटी के साथ कोई लिंक नहीं रख सकते, तो वहाँ पे दुकानें कैसे चलेंगे, उनको वो मजदूरी किसके पास करने जाएंगे, वो फेरी कहाँ करेंगे, वो अपना बिजनेस कहाँ करेंगे। ठीक है, उनके पास ज़मीन नहीं है, वो कहाँ पे खाना उपजाएंगे। तो यानी कि उनकी जो मुसीबतें हैं वो हर तरफ से बढ़ जाएंगी। तो क्योंकि काम धंधे तो फिर सबके साथ मिल के ही चलते हैं, तो इसी वजह से ये जो घेटोज थे, ये पॉवर्टी एंड मिजरी का, यानी कि गरीबी का और दुखों का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका था। So Jews had to surrender all their wealth before they entered a ghetto। तो जो ज्यूज थे उनको घेटो में आने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी, वेल्थ वो सरेंडर करनी पड़ती थी गवर्नमेंट को। Soon the ghettos were brimming with hunger, starvation and disease due to deprivation and poor hygiene। तो जल्दी जो घेटोज थे वो भूख,
भूखमरी के शिकार हो गए, क्योंकि उनके पास ना तो रोज़गार थे, ना उनके पास काम धंधा था, उनके पास किसी तरह का कुछ भी, ना गवर्नमेंट उन पर कोई ध्यान देती थी। तो एक वो बहुत ही गंदे, बदबूदार और भूखमरी के हालातों वाले इलाके बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेज 3, एनिहिलेशन। ओके, 1941 के बाद ही, यानी कि इसी पीरियड में उन्होंने क्या किया, एनिहिलेशन स्टार्ट किया, यानी कि थर्ड स्टेज। ठीक है, एनिहिलेशन। तो ये 1941 के बाद। ओके, सो 1941 ऑनवर्ड्स, सो यू हैव नो राइट टू लिव। अब तो क्या, पहले तो उन्हें चलो साइड में भेज दिया था, भाई सोसाइटी में ही नहीं रहना, बाहर अलग। अब क्या है, अब तुम्हें जीने का ही कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, सो Jews from Jewish houses, concentration camps and ghettos from different part of Europe were brought to death factories by goods train। तो जो Jews थे उनको अब क्या हुआ, उनको मारने का प्रोसेस शुरू कर दिया 1941 के बाद। और क्या किया जाता, कुछ डेथ फैक्ट्रीज बनाई गई थी, गैस चैम्बर बनाए गए थे, उनको मालगाड़ियों में भर भर के लोगों को लाया जाता था, और या ट्रकों में भर भर के लाया जाता था, और उनको गैस चैम्बर में डाल के मार दिया जाता था। So in Poland and elsewhere in the East, most notably Belzec, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Chemno and Mazanik, ये क्या है, जगहों के नाम है जहाँ पे वो डेथ फैक्ट्रीज बनी हुई थी, वो गैस चैम्बर बने हुए थे। ठीक है, जैसे ऑशविट्ज़ का गैस चैम्बर, काफ़ी ऐसे आपको घटनाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो दे वर चेड इन गैस चैम्बर। तो वहाँ पे उनको क्या किया जाता, अलग अलग इलाकों में वो गैस चैम्बर बने हुए थे, तो वहाँ पे बहुत सा एक साथ बहुत बड़ी अमाउंट में लोगों को भर के मार दिया जाता। मास किलिंग टुक प्लेस विद इन मिनट विद साइंटिफिक प्रिसीजन। ठीक है, और वहाँ पे जहरीली गैस छोड़ के, यानी कि साइंटिफिक तरीक़ों से बहुत बड़े लोगों लेवल पे एक साथ लोगों को मार दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रही है, जैसे पहली पिक्चर है, CBSE में बेटा आजकल पिक्चर के भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो पिक्चर्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जैसे ऊपर ये पहली पिक्चर है, इसमें क्या आपको तारों में फंसा हुआ एक आदमी दिख रहा है, क्योंकि जो घेटोस बने हुए थे उनकी जो बाउंड्रीज होती थी उनमें करंट छोड़ा रहता था, कोई भाग नहीं सकता था। तो ये कोई भागने की कोशिश में रहा होगा तो मारा गया। और आप देखो कितने जूते चप्पलों के ढेर लगे हैं, ऊपर कपड़ों का ढेर लगा हुआ है जो कि उन मरने वाले लोगों की हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बिल्डिंग्स हैं जो कि उन्हें सोसाइटी से बाहर रखने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये था उनका एक रेशियल यूटोपिया, किस तरह से उन्होंने उस सारे काम को अंजाम दिया। ठीक है, उसके बाद और बेटा नेक्स्ट टॉपिक, यूथ इन नाजी जर्मनी। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने बच्चों के अंदर, यानी अपनी एजुकेशन में बच्चों को किस तरह से उस सिनेरियो के लिए रेडी किया, अपना प्रोपेगेंडा बच्चों में कैसे फैलाया, या अपना प्रोपेगेंडा एजुकेशन में कैसे फैलाया। ठीक है, अब हम वो पॉइंट देखेंगे। सो यूथ इन नाजी जर्मनी। सो हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द जर्मनी। अब हिटलर को देखो, किसी कोई भी एरिया है, बच्चे क्या हैं, वहाँ का एक फ्यूचर कैपिटल है, कल को वो बड़े होंगे, तो जिस माइंडसेट के साथ हम उन्हें तैयार करेंगे वो वैसा ही रिजल्ट हमें देंगे। ठीक है, अगर हम उन्हें नेगेटिव माइंडसेट से तैयार करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव माइंडसेट से करेंगे तो पॉजिटिव मिलेंगे आपको। तो हिटलर क्या चाहता था, वो यूथ के लिए बड़ा एक फेनेटिक होता, कट्टर सा एनवायरनमेंट चाहता था। ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टेब्लिश ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। वो कहता था कि नाजी सोसाइटी तब स्ट्रॉन्ग बनेगी जब हम स्टूडेंट्स को, बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी टीच करेंगे, पढ़ाएंगे। दिस रिक्वायर्ड ए कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल। तो इसीलिए वो क्या चाहते थे कि दोनों लेवल पे, यानी स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी हमें बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही उसकी रेजिंग करनी होगी, पालन पोषण करना होगा। ओके, सो व्हाट हैपन इन स्कूल अंडर नाजिज्म। तो स्कूलों में क्या बदलाव है, नाजिज्म के तहत स्कूलों में क्या क्या थियोरीज उन्होंने इस्तेमाल की। ऑल स्कूल वर क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड। पहला स्टेप उन्होंने क्या किया, ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड। यहाँ पे क्या मतलब है इस लाइन का, ऑल स्कूल्स
वर क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड। अब प्योरीफिकेशन का मतलब क्या है उस टाइम की जर्मनी में, कि जो अनडिज़ायरेबल हैं या ज्यूज़ हैं उनको सोसाइटी से निकाल देना। उनको तो ये लग रहा था अगर ये नहीं रहेंगे, ओनली नॉर्डिक जर्मन्स ही रहेंगे तो सोसाइटी अच्छी रहेगी। So all schools were cleansed and purified. This means that teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. तो स्कूलों से जितने भी ज्यूज टीचर थे वो सब टीचर निकाल दिए गए। एंड अगर कोई अदर कैटेगरी का भी टीचर है जो कि पॉलिटिकली अनरिलायबल है या नाजी, जिसके बारे में ऐसा लगता है ये नाजी आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करेगा, वो सब टीचर स्कूलों से निकाल दिए। सिर्फ वही टीचर ही रिटेन किया जो नाजी आइडियोलॉजी का सपोर्टर था। सो नाउ चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, पहले तो बच्चों को अलग अलग किया। नाउ जर्मन एंड ज्यूज चिल्ड्रन कैन नॉट सिट टुगेदर, जर्मन और ज्यूज बच्चे अलग अलग बैठेंगे, वो एक साथ नहीं बैठ सकते। सो जर्मन एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर, वो एक साथ नहीं खेलेंगे। Subsequently, undesirable children, Jews, the physically handicapped, gypsies were thrown out of school. फिर उसके बाद क्या किया कि जो अनडिज़ायरेबल कैटेगरी थी जिसमें ज्यूज, फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स, मेंटली हैंडीकैप स्टूडेंट्स एंड जिप्सीज, वो सब बच्चे स्कूलों से बाहर कर दिए। एंड फाइनली 1940s दे वर टेकन टू गैस चैम्बर। उसके बाद 1940 के दौर तक उनको बच्चों को भी गैस चैम्बर में भेज दिया, यानी उनको मार दिया गया। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। अब उनका क्या कंसेप्ट था गुड जर्मन? अब गुड जर्मन का उनका कंसेप्ट क्या था? दैट मस्ट फॉलो अ नाजी आइडियोलॉजी एंड थिंक अबाउट जर्मनी एंड ओनली जर्मन्स। ठीक है, यानी बस जर्मनी और जर्मन का सोचता हो, नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो, अदर ज्यूज जिप्सीज के रिगार्डिंग उसके मन में कोई किसी तरह का प्यार या अफेक्शन नहीं होना चाहिए, वो उनको उनका दुश्मन माने। ठीक है, सो स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटन। अब उन्होंने क्या किया, अब सारा सिस्टम चेंज करना है तो सिस्टम नीचे तक चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों की जो किताबें थी उनमें बदलाव किया, उनमें चेंज किया। सो रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस। और जो नाजी आइडिया ऑफ रेस था उसको जस्टिफाई करने का जो थियरीज था वो बुक में लिखा है, यानी किताबों में वो बातें बच्चों को पढ़ाई जाने लगी। भाई हम ज्यूज़ को इनको क्यों मार रहे हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। यानी बच्चों के मन में बिगिनिंग से वो इमेज क्रिएट कर दी, ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे नाजी आइडियोलॉजी को सही मानने लगें। So racial science was introduced to justify Nazi idea of race. Stereotype about Jews were popularized even through math classes. और Jews के अगेंस्ट कुछ stereotype क्रिएट कर दिए, कुछ ऐसे थिंकिंग्स क्रिएट कर दी Jews के अगेंस्ट, स्पेशली मैथ क्लासेस में। Children were taught to be loyal and submissive, hate Jews and worship Hitler. तो बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था कि वो अपने कंट्री के लिए लॉयल रहें, हिटलर को प्यार करें, हिटलर की पूजा करें और ज्यूज से नफरत करें। इस तरह की उन्होंने आइडियोलॉजी जो थी वो बच्चों में पहुंचाई। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन। इवन बच्चों में एंड बच्चों के अंदर एग्रेशन, मैस्कुलाइन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कुछ गेम्स भी ऐसे उन्होंने इस्तेमाल किए। सो इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन। हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन। हिटलर को लगता था कि बॉक्सिंग जो गेम है, क्योंकि अब बॉक्सिंग में क्या करना है, सामने वाले को मुक्के मारने हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस होना चाहिए। अब अगर आपके मन में कुछ ज़्यादा ही प्यार है लोगों के लिए, आपको आप ऐसा सोचते हो यार क्यों बेचारे के मुँह पे मुक्के मारे हम, फिर तो आप बॉक्सिंग नहीं कर सकते। तो बॉक्सिंग हिटलर को लगता था कि दैट कैन क्रिएट एन आयरन हार्टेड एंड मैस्कुलाइन एंड स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। भाई बॉक्सिंग जो है वो बच्चे के अंदर एग्रेशन पैदा करती है, ठीक है, और उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, मैस्कुलाइन फीलिंग लेके आती है, यानी कि उसके अंदर एग्रेशन आता है। तो उन्होंने वैसे ही गेम्स जो थे वो पॉपुलराइज किए। ओके, तो बेटा आज हम करते हैं इतना ही, और इसी पॉइंट से हम अगले कल इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप दोबारा पढ़ो एक बार और इसको समझो, क्योंकि अभी टॉपिक और भी है ये,
फिर ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। ओके बेटा, थैंक यू।